आज वो पहली बार फैजाबाद से लखनऊ आई थी। ये फासला ज्यादा तो नहीं था, लेकिन जिंदगी में उसने कभी भी अपने आंटी के यहाँ कदम नहीं रखा था। हालांकि उसकी आंटी शारदा जी हमेशा आती थी अपने ड्राइवर के साथ, बहुत सलीकेदार औरत जो उससे बहुत प्यार से मिला करती थी। बाणी के पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ उपासना जी हमेशा के लिए अपने मायके में आकर बस गई थीं। शारदा और उपासना जी बचपन की दोस्त थीं और अड़ोस पड़ोस में ही रहती थीं। शारदा जी की शादी एक बहुत अच्छे और रईस घराने में हुई थी, जबकि उपासना जी की शादी मिडिल क्लास मनोज कुमार से हुई थी। जब बाणी का जन्म हुआ तो मनोज कुमार बहुत खुश हुए थे। 2 बेटों के बाद बेटी के आने से उनके घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई थी। उनका पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी बाणी एक दिन उनका नाम रोशन करेगी। मगर वक्त ने करवट बदली और जब बाड़ी महज 10 साल की थी, तभी एक सड़क हादसे में मनोज कुमार का देहांत हो गया। उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उपासना जी अपनी बेटी को लेकर मायके लौट आईं और फिर वहीं रहने लगीं। नानी का देहांत तो काफी पहले ही हो चुका था और नाना अशोक प्रताप अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हीं की पेंशन से घर किसी तरह चल रहा था। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था कि उसका बड़ा भाई शेखर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। तब जाकर घर के हालात कुछ सुधरे। फिर शेखर की शादी उसकी पसंद की लड़की सीमा से हो गई, जो बहुत समझदार और सीधी सादी थी। अब घर का माहौल थोड़ा बेहतर लगने लगा था। अशोक प्रताप अब बूढ़े होने के साथ साथ कमजोर भी पड़ गए थे, मगर फिर भी हर सुबह अखबार पढ़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। बाणी पढ़ाई में अच्छी थी और उसका सपना था कि वो भी किसी दिन कुछ बड़ा करे ताकि सबको उस पर गर्व हो। मगर किस्मत के खेल कौन जानता है। वो तो आज ही उसे समझ आने वाला था, जब उसने पहली बार उस बड़े से हवेली नुमा घर में कदम रखा जहां उसकी आंटी शारदा जी रहती थी। उसका दूसरा भाई आर्यन अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। वहीं वाणी ने बीएससी पूरी कर ली थी और अब उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला था। उसका मन था कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहे ताकि उसे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिले, मगर उसकी आंटी शारदा जी ने साफ मना कर दिया था और कहा था कि वो उनके घर में ही रहेगी। माँ उपासना जी के कहने पर वो मन मारकर उनकी बात मान गई थी और अब यहाँ आज पहुंची थी। लेकिन जैसे ही उसने शारदा जी का घर देखा तो उसके कदम अपने आप रुक गए। इतना बड़ा, इतना शानदार घर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंटी इतने बड़े और अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। वो धीरे धीरे डरते हुए अंदर दाखिल हुई तो देखा कि शारदा जी किसी से फोन पर बात कर रही थीं। उसने नमस्ते की तो शारदा जी ने तुरंत फोन रखा और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। अरे मेरी बच्ची, तुमने बताया क्यों नहीं कि आज आ रही हो? मैं ड्राइवर को भेज देती या सम्राट को कह देती कि वो खुद जाकर तुम्हें ले आए। शारदा जी ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा तो वाणी उनकी मोहब्बत भरी बातों पर हल्के से मुस्कुरा दी। शारदा जी बोली, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी, रास्ते में मैंने सैंडविच खा लिए थे, अब बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आपको पता है, मैंने कभी इतना लंबा सफर नहीं किया तो थोड़ा अजीब लग रहा है। शारदा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, ठीक है बेटा, पहले आराम कर लो, फिर नीचे आ जाना, बहुत बातें करनी है तुमसे। वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, चलो मैं अभी जरा जिम चली जाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, रात को मिलते हैं। शारदा जी ने कहा तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला गई और नौकरानी के साथ गेस्ट रूम में चली गई। कुछ देर आराम करने के बाद शाम को वो लॉन में टहलने निकली और एक कुर्सी पर बैठ गई। अचानक उसे बच्चों के लगातार रोने की आवाज आई। क्या ये उसका वहम था या सच में आवाज आ रही थी? ख्याल आया, आंटी के घर में छोटे बच्चे कहाँ से आए? वो धीरे धीरे उन आवाजों की ओर बढ़ी जो लॉन के पास बनी सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। ऊपर चढ़कर देखा तो एक 4 साल की लड़की और लगभग 2 साल का एक बच्चा जोर जोर से रो रहे थे और नौकरानी उन्हें झिंझोड़ते हुए कह रही थी, क्या बात है, अभी तुम लोगों को साफ करके लाई थी, फिर से ये गंदगी? मेरा तो दिल चाहता है कि तुमको जोर से दूं एक। नौकरानी चिल्ला रही थी। बाणी पास गई तो नौकरानी चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, अरे आप ऊपर आ गई, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, शारदा जी बहुत नाराज होंगी, आप जल्दी चली जाएं। बाणी ने हैरानी से पूछा, पर आप अपने बच्चों को मार क्यों रही हैं? नौकरानी घबराई हुई बोली,
अब अभी कोई बात मत कीजिए, मैडम आने वाली हैं, बहुत नाराज होंगी, प्लीज चले जाइए। कहते हुए वो जरा तेजी से बोल रही थी तो वाणी ने सिर झटककर वापस पलटा और उसे चाय पीने की तलब लगी, इसीलिए वो किचन की तरफ चल दी। वहां एक नौकरानी खड़ी थी, वही जिसने उसे दोपहर में कमरे तक पहुंचाया था। एक बात पूछूं? चाय बनाते हुए उसने पलटकर नौकरानी से पूछा। जी छोटी मालकिन, जरूर पूछिए, उसने अदब से जवाब दिया। वो ऊपर एक नौकरानी अपने बच्चों को डांट रही थी, बल्कि मार भी रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? उसने मासूमियत से पूछा। नौकरानी ने एक पल रुककर कहा, अरे नहीं छोटी मालकिन, वो बच्चे उस नौकरानी के नहीं हैं, वो तो हमारे बड़े साहब के बच्चे हैं। ये सुनकर वाणी चौंक गई। नौकरानी ने धीरे से कहा, उन पर बहुत बड़ा दुख टूटा है। बड़े साहब की बीवी उन्हें 2 साल पहले छोड़कर चली गई थी, जब उनका छोटा बेटा हुआ था। तब से बेचारे अकेले ही दोनों बच्चों को संभालते हैं। ऑफिस का काम भी ज्यादातर घर से ही करते हैं, ताकि बच्चों की देखभाल कर सकें। जब बहुत जरूरी होता है तभी कुछ घंटों के लिए बाहर जाते हैं। वाणी ने हैरानी से कहा, लेकिन आंटी का तो एक ही बेटा है ना, सम्राट, और जहां तक मुझे याद है उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। नौकरानी ने आसपास नजर दौड़ाई और फिर धीरे से बोली, वो बड़े साहब की पहली बीवी से हैं, और ये जो अभी हैं यानी शारदा जी, ये उनकी दूसरी बीवी हैं। प्लीज छोटी मालकिन, आप ज्यादा सवाल मत कीजिएगा। बड़ी मालकिन यानी शारदा जी को उन बच्चों से बहुत नफरत है। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने ये बातें सुनी हैं तो बहुत नाराज होंगी। ये सुनकर वाणी कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो चुपचाप चाय का कप लेकर बाहर आकर लॉन में बैठ गई, पर उसका मन बेचैन था। उसके कानों में अब भी उन बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर क्या एक औरत बच्चों से इतनी नफरत कर सकती है। फूलों के पास रखे कप से चाय की भाप उठ रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसने घड़ी देखी, फिर बिना सोचे समझे उसके कदम फिर से उसी दिशा में बढ़ गए, ऊपर की मंजिल की तरफ। जब वो पहुंची तो देखा कि अब बच्चे चुपचाप खेल रहे थे। उनके पास दूध की बोतलें रखी थीं। शायद अभी अभी उन्हें दूध पिलाया गया था। कमरे में सन्नाटा था। उस सन्नाटे में भी कुछ अनकहा सा था, जैसे हर दीवार कोई राज छुपा रही हो। मगर जब उसने दूध की बोतलों की हालत देखी तो उसे बहुत अफसोस हुआ। हाय प्यारे बच्चे, उसने उस 4 साल की बच्ची के पास जाकर प्यार से कहा तो वो घबराकर अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर उसे देखने लगी। मगर 2 साल का छोटा बच्चा तो उसे देखते ही बाहें फैलाकर उसकी ओर लपका। वाणी ने उसे गोद में उठाया तो देखा कि उसका पैम्पर लीक हो गया था। उसी वक्त नौकरानी भी वहां आ गई और उसे देखकर घबरा गई। अरे बाप रे, आप फिर ऊपर आ गईं? मैडम को पता चला ना तो बहुत नाराज होंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। वाणी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह बच्चों से सुलूक करती हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसका पैम्पर गीला है? अगर बच्चे को ठंड लग जाए तो? उसने सख्त लहजे में कहा। और ये क्या है, फीडर बिना धोए दूध दे दिया? ये कैसी लापरवाही है? वाणी ने झिड़कते हुए कहा तो नौकरानी भी तुनक कर बोली, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। अगर बड़ी मालकिन को बता दिया ना तो आपकी भी खैर नहीं। वाणी ने गुस्से में कहा, क्या बताओगी तुम? उससे पहले मैं तुम्हारी करतूतें साहब को बताऊंगी। आने ही वाले होंगे ना, बस कुछ घंटों के लिए ही तो बाहर जाते हैं वो। ये सुनकर नौकरानी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक गई। वो बोली, तो हम क्या करें? मुफ्त में इन बच्चों को संभालें? बड़ी मालकिन हमें पैसे नहीं देती इन्हें देखने के लिए, और साहब भी बस थोड़े से पैसे थमा देते हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि तनख्वाह बढ़ा दो, मगर नहीं बढ़ाई। अब मैं सारा घर का काम भी करूं और इन बच्चों को भी संभालूं। उसके लहजे में बदतमीजी साफ झलक रही थी। वाणी तिलमिला उठी, जा यहाँ से, इतने मासूम बच्चों पर भी तुम्हें तरस नहीं आता? नौकरानी मुंह बनाकर बोली, जब इनकी अपनी दादी को इन पर दया नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी? ये कहकर वो वहां से निकल गई। वाणी के दिल में बच्चों के लिए दया उमड़ आई। उसने दोनों को नहलाया धुलाया, उनके कपड़े बदले और फिर किचन में चली गई। किचन की हालत देखकर उसे घिन सी महसूस हुई। सब बिखरा हुआ था। उसने सिर झटककर बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें ढूंढी और जल्दी ही सब मिल भी गया। हर तरह की बच्चों की चीजें वहां मौजूद थीं। शायद उनके पिता ने पहले से ही सब रख छोड़ा था। उसने छोटे के लिए सेरेलैक बनाया और बेटी के लिए फल काटे।
दोनों को प्यार से खिलाया तो थोड़ी ही देर में दोनों मुस्कुराते हुए खेलने लगे। तभी नौकरानी हड़बड़ाती हुई अंदर आई। जल्दी करो छोटी मालकिन, नीचे जाओ, साहब आ गए हैं। और सुनो, बाहर वाली सीढ़ियों से नहीं, अंदर वाली सीढ़ियों से निकलो, वरना मेरी खैर नहीं। वो घबराई हुई बोली तो वाणी भी जल्दी से नीचे की ओर चली गई। उधर आर्यन अभी भी ऑफिस से घर लौटा था। जैसे ही ऊपर आया और बच्चों को खेलते देखा, उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। आज वो कुछ ज्यादा ही देर से आया था। वैसे तो वो रोज घर से सारी तैयारी करके निकलता था, मगर जो मीटिंग कल होनी थी वो आज ही रख ली गई थी, इसीलिए देर हो गई थी। वो मीटिंग आज ही करनी पड़ी थी, इसलिए आर्यन देर से घर लौटा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बच्चों पर पड़ी, उसकी सारी थकान जैसे मिट गई हो। दोनों बच्चे साफ सुथरे हंसते खेलते हुए बैठे थे। उसे देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे। आर्यन ने अपनी बेटी रिया को गोद में उठाते हुए कहा, क्या कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? रिया हंसकर बोली, हमें आंटी ने खाना भी खिला दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी आदतें आ गई हैं। उसने बेटे कबीर को प्यार से सहलाते हुए कहा, अच्छा अब खेलो, पापा कपड़े बदल कर आते हैं। वो दोनों को प्यार करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने अनीता से कहा, धन्यवाद अनीता, आज बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं और कितने साफ सुथरे भी हैं। ये लो तुम्हारा इनाम, अगर ऐसे ही रखोगी तो मुझे बार बार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दिए तो अनीता की आंखें चमक उठी। अरे साहब, इसकी क्या जरूरत है? आपके बच्चे मेरे भी बच्चे जैसे हैं। आज उन्हें देखकर दिल पिघल गया तो मैंने खुद ही उनका ध्यान रख लिया। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा और नीचे चली गई। आर्यन मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अंदर चला गया। आने वाले दिनों में बच्चे रोज ही उसे साफ सुथरे और खुश दिखाई देने लगे। घर की रसोई और बाकी जगह भी अब चमकने लगी थी। आर्यन को लगने लगा कि अनीता का काम पहले से बहुत बेहतर हो गया है, इसीलिए अब वो ऑफिस में जरा देर तक रुकने लगा, ये सोचकर कि घर पर सब ठीक चल रहा है। मगर उस दिन उसके सिर में बहुत दर्द था, इसीलिए वो शाम 4 बजे ही घर लौट आया। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा तो उसकी नजर बच्चों पर गई, पर उनके साथ खेलने वाली अनीता नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी। आर्यन ठिठक गया, कौन हो तुम और अनीता कहाँ है? उसने गुस्से से आवाज लगाई। बच्चों को अपनी ओर खींचते हुए वो बोला, अनीता, अनीता। मगर तभी रिया तेजी से उस लड़की की गोद में जाकर बैठ गई और कबीर भी उसी की ओर भागा। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। कौन हो तुम? उसने उस लड़की की ओर तीखी नजरों से देखा। लड़की घबरा गई थी, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये हमारी अच्छी वाली आंटी हैं जो हमें नहीं मारती। उसकी नन्ही सी परी ने उस लड़की के गले में बाहें डालते हुए कहा तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। वहीं अनीता के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ओह, तो इस आंटी की बात हो रही थी और मैं उस दिन से अनीता तुम्हें क्रेडिट दे रहा था। मुझे लगा तुम सुधर गई हो, मगर नहीं, मैं गलत था। तुम वैसी ही हो, चालाक और झूठी, जैसी तुम्हारी मालकिन है। उस आदमी की आवाज में गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। अनीता बोली, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं जाकर बड़ी मालकिन को बताऊंगी कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे थे। वो तमतमाते हुए बोला, निकालो अपना सामान और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। जिसको जो बताना है जाकर बता दो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बच्चे सहम गए। अनीता मुंह बनाते हुए नीचे की ओर चली गई। वो मुड़ा तो सामने वही लड़की थी, सादा कपड़ों में, बालों में लंबी चोटी, कंधों पर हल्का सा दुपट्टा, गोरी रंगत पर हल्की लाली लिए बेहद मासूम और सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे में एक सुकून था, एक सादगी थी जो बहुत भा गई। वो एक पल उसे बस देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, तुम कौन हो? नई नौकरानी आई हो क्या? उसने नरम आवाज में पूछा, मगर उसके जवाब देने से पहले ही उसका फोन बजने लगा। वो फोन कान से लगाए बात करता रहा और उसी बीच वो लड़की बच्चों को बाय बाय करती नीचे चली गई। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। फोन खत्म होने के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, बेबी, ये आंटी उस दिन से तुम्हारा ख्याल रख रही हैं? रिया ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ पापा। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया। चलो अब पापा थोड़ी देर आराम करेंगे,
फिर तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। उसने कनपटियों को दबाते हुए सिर झुकाया और थके कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा आज बेहद साफ सुथरा था, जैसे कि किसी ने बड़े ही मन से हर चीज को संभाला हो। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो देखा कि उसके सारे कपड़े बड़े सलीके से टंगे हुए थे। वो अनायास ही मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में उसी लड़की का चेहरा घूम गया जिसने ये सब किया होगा। फिर खुद को झिड़कते हुए उसने सोचा कि पहले फ्रेश हो लिया जाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। उधर वाणी काफी देर से बाहर इधर उधर टहल रही थी। आज उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन मन में एक डर समा गया था। उसे लग रहा था कि अगर आर्यन को ये पता चल गया कि वो शारदा जी की जानने वाली है तो कहीं वो उससे नफरत न करने लगे और शायद बच्चों से मिलने से भी मना कर दे। कुछ देर बाद नौकरानी ने आकर कहा कि वाणी जी, मैडम बुला रही हैं, बाहर आ जाओ। वो धीरे धीरे बाहर आई तो देखा सोफे पर एक युवक बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया और बोला, वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है मॉम, जैसे कोई परियों की दुनिया से आई हो। वाणी हल्का सा मुस्कुराई और जब उसने मॉम कहा तो उसे समझ आया कि ये सम्राट है। कैसे हैं आप सम्राट जी? उसने धीरे से कहा। सम्राट हंस पड़ा और बोला, अरे प्लीज जी मत कहो, बस सम्राट बोलो। वो मजाकिया लहजे में बोलता जा रहा था और उसकी निगाहें बड़ी बेबाकी से वाणी को देख रही थीं। वाणी का मन हुआ कि वहां से उठकर भाग जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और जाकर शारदा जी के पास सोफे पर बैठ गई। शारदा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंकल भी आते ही होंगे, तब बैठकर ठीक से बात करेंगे। फिर नौकरानी से बोला गया कि ऊपर जाकर आर्यन साहब को कहो कि नीचे आ जाएं, क्योंकि उनके पिताजी पूरे महीने बाद घर लौट रहे हैं और उनका साफ आदेश है कि उनका प्यारा बेटा भी नीचे मौजूद हो। आज का खाना तो हमारा बिगड़ ही जाएगा। शारदा जी ने ताना मारते हुए कहा, पता है ना तुम्हें, मुझे उसके साथ खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे जहर हो। फिर भी तुम्हारे बाप को समझ ही नहीं आता। शारदा जी के लहजे में इतनी नफरत और कटाक्ष था कि वाणी हैरान होकर उन्हें देखने लगी। उस वक्त शारदा जी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, जैसे किसी पुराने गुस्से की आग उनके भीतर अब भी सुलग रही हो। वाणी को इस नफरत की वजह समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी हाल में उस शख्स से आमना सामना नहीं करेगी। आंटी जी, मैं कमरे में चली जाऊं? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने धीरे से कहा तो शारदा जी चौंकी। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? मैं सम्राट से कहती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। नहीं आंटी जी, थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, वाणी ने झट से कहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा खाना कमरे में भिजवा दूंगी, शारदा जी ने कहा। वाणी ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह वो हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी चली गई और दोपहर 12 बजे के करीब वापस लौटी। जैसे ही वो ऊपर वाले हिस्से में पहुंची तो सामने बैठे आर्यन को देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसे तो पूरा यकीन हो गया था कि वो अब तक ऑफिस जा चुके होंगे। वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे आवाज दी, अरे आइए ना, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं अब अनीता के पास बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरी 2 बजे मीटिंग है, तो अगर आप बुरा ना माने तो बच्चों को थोड़ी देर संभाल लेंगी, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। वो झट से बोली, नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर दूंगी। मुझे वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे खुशी होगी ये सब करने में। आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मेहनत की कीमत तो मिलनी चाहिए। वैसे आपने बताया नहीं, आप यहाँ नई काम वाली आई हैं क्या? उसके सवाल पर वाणी का दिल धक से रह गया। अगर वो सच बोलती तो शायद उसे बच्चों से मिलने ही नहीं दिया जाता, इसलिए उसने सिर झुकाकर कहा, जी, और बात वहीं खत्म कर दी। अच्छा, आप बस मेरा और बच्चों का ही काम देख लीजिए और यही मेरे हिस्से में रहिए, मैं आपको सैलरी दे दूंगा, आर्यन ने साफ लहजे में कहा। और रही बात शारदा जी की, तो उन्हें साफ कह दीजिए कि अब आप उनके यहाँ काम नहीं करेंगी। नहीं, शाम को उनका थोड़ा काम होता है तो मैं दिन में आपका काम कर लूंगी, वाणी ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, खाना वाना बना लेती हैं ना आप? अगर बुरा न लगे तो मेरे आने से पहले खाना भी बना दिया करें। असल में
दफ्तर से लौटने पर बहुत थक जाता हूँ। वो जल्दी से बोला, ठीक है, आप बस मुझे मेन्यू बता दीजिएगा। बाणी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, आप जो कहेंगे मैं बना दूंगी। वो झूठ बोलते हुए उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैं ज्यादा पकवान नहीं खाता, बस एक ही चीज बना लिया करें, जो मन हो। फ्रिज में सारी सब्जियां और बाकी जरूरी सामान रखा है। वो उसे ये सब बताते हुए उठ गया और कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर ऑफिस निकल गया। जाते जाते उसने एक नजर पीछे डाली। बाणी बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए खेल रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। आर्यन ऑफिस पहुंचा, मगर उसका मन बार बार घर की तरफ चला जा रहा था। अब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। घर अब घर जैसा लगने लगा था, वरना इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी सौतेली माँ शारदा जी ने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना था, हमेशा नफरत और ताने ही दिए थे। फिर जब उसने अपनी पसंद से शादी की तो लगा था जिंदगी सुधर जाएगी, पर कुछ ही सालों में वो भी उससे ऊब गई। उसे तो बस अपने शौक की परवाह थी। आर्यन एक ऐसी लड़की चाहता था जो घर को घर समझे, जो बच्चों से प्यार करे, मगर रमा के ख्वाब किसी और ही दुनिया के थे। और जब वो दूसरी बार पेट से हुई, बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद वो उसे और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। आज रमा अपने दूसरे पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और आर्यन अब भी अधूरा था। वो यही सोचता, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा क्यों नहीं आया जो सच में उसका अपना हो, जो उसके साथ सच्चाई और अपनेपन से जुड़ा हो। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी तलाश खत्म हो गई है। वो चाहे एक नौकरानी ही थी, पर उसके दिल को छू चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि वो जल्द ही शारदा जी से बात करके बाणी को अपनी पत्नी बनाएगा। अगर ये कहा जाए कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, तो ये बिल्कुल सही होगा। बाणी को ऊपर के हिस्से में आए हुए कई दिन हो चुके थे। वो हर दिन चुपके से आती और चुपके से ही चली जाती। शारदा जी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उस दिन जब आर्यन नीचे आया तो उसे जरा भी भनक नहीं थी कि शारदा जी के सामने वो लड़की बैठी मिलेगी। वो अपने ख्यालों में डाइनिंग हॉल में पहुंचा और सबको हेलो करते हुए जैसे ही बैठा, शारदा जी के मीठे लहजे में बोले गए शब्द सुनकर चौंक गया। आओ बेटा बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी सहेली की बेटी है, हमारे सम्राट की होने वाली पत्नी। शारदा जी की बात सुनकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पूरा बम गिरा दिया हो। वह हैरानी से बाणी की ओर देखने लगा, जो नजरें झुकाए चुपचाप उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। आर्यन का गला सूख गया। उसने बिना कुछ कहे प्लेट किनारे रख दी और उठ खड़ा हुआ। अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना तो खाओ, और वो जो बात करनी थी तुम्हें मुझसे, वो भी कर लो, कुमार साहब ने कहा। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, अब कोई जरूरत नहीं है बाबा, जो बात करनी थी उसका जवाब मुझे मिल गया और मैंने खाना खा लिया था ऑफिस से आकर, तो इसीलिए अब इतनी भूख नहीं है। वो आहिस्ता से कहता हुआ उठकर वहां से निकल गया। बाणी होंठ दबाती हुई बेदिली से चम्मच प्लेट में चलाती रही थी, मगर उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि शारदा जी ने उसे सम्राट की दुल्हन क्यों कहा। खाने से फुर्सत पाने के बाद वो शारदा जी के पास आई। आंटी, आपने कहा कि मैं सम्राट की होने वाली दुल्हन हूँ, मगर ये बात तो मुझे नहीं पता थी, वो झिझकते हुए बोली। शारदा जी मुस्कुराई। बेटा, मेरा मकसद तुम्हें यहाँ बुलाने का ही यही था कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद कर ले, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं बताया कि जब तक वो खुद राजी ना हो जाए मैं कोई बात नहीं छेड़ूंगी। लेकिन कल रात सम्राट ने हाँ बोल दिया है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसे तुम बहुत पसंद आई हो और तुमसे बढ़कर मेरी बहू बनने के लिए और कौन हो सकता है। फिर मेरी सहेली उपासना का भी तो बोझ हल्का हो जाएगा। कितनी चिंता करती थी वो तुम्हें लेकर, शारदा जी ने अपने बेहद नरम लहजे में कहा, और ये मिठास खास तौर पर उनके लहजे में सिर्फ अपनों के लिए ही होती थी। मगर जब वो आर्यन को देखती थी तो न जाने कहां से इतनी नफरत झलकने लगती थी। बाणी को शारदा जी समझ ही नहीं आती थी कि आखिर उनका कौन सा रूप सच्चा है। और जहां तक बात सम्राट की थी, उसे तो वो पहली नजर में ही अच्छा नहीं लगा था। उसकी निगाहें बहुत गंदी और मतलब भरी लगी थी। फिर वो बिना कुछ पूछे और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो आर्यन आज भी घर पर ही था। क्या करने आई हो यहाँ? निकलो यहाँ से,
मुझे झूठे और मक्कार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे आपके बच्चे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे डर था कि आप ये जानने के बाद कि मैं शारदा जी की जानने वाली हूँ, मुझे बच्चों से मिलने से रोक देंगे। बस इसी डर से मैंने झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली तो वो चलते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी आंखों में उभरता गुस्सा और तिरस्कार देखकर वो जैसे अंदर तक कांप गई। ये सब करने को तुम्हारी आंटी ने कहा होगा ना, और अब भी कोई नया झूठ लेकर आई हो। उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए कि किसी तरह मुझे तकलीफ मिले। उन्हें बहुत सुकून मिलता है मुझे परेशान देखकर। और देखो ना, आज वो कितनी खुश थी, इसीलिए तो तुरंत अपने बेटे की बात चला दी। यही था ना तुम दोनों का प्लान, मुझे दर्द देने का। वो दांत भींचते हुए बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने किसी गलत इरादे से कुछ नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं आपके बच्चों के साथ प्यार से पेश क्यों आती? मुझे बच्चे सच में बहुत प्यारे लगते हैं। बस इसी वजह से मैं आपकी तरफ आती थी और मैंने सिर्फ आपकी नफरत के डर से सच्चाई छुपाई थी। वो भर्राई आवाज में बोली। इसके अलावा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और बच्चों से मिलने दीजिए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली। हरगिज नहीं, मैं अपने बच्चों के आसपास भी तुम जैसे लोगों को भटकने नहीं दूंगा, आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन प्लीज, वो तड़प कर बोली। मगर आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। बाणी आंखों में नमी लिए सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसका दिल बहुत भारी था। वो इतने दिनों में ही उन बच्चों से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी और बच्चे भी उससे बहुत लगाव करने लगे थे। बेटी को तो किसी तरह बहला लिया गया, मगर बेटा किसी तरह शांत नहीं हो रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। आर्यन सर पकड़कर सोफे पर बैठा था, परेशान और थका हुआ। अगले दिन उसने आया के लिए एक विज्ञापन दिया और इंटरव्यू के लिए कुछ लड़कियों को ऑफिस में बुलाया। उनमें से एक लड़की को पसंद करके वो उसे घर ले आया। सारा काम समझाने के बाद वो फिर ऑफिस चला गया। जब शाम को वापस लौटा तो देखा कि बच्चे गंदे कपड़ों में थे और पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। कम से कम घर की सफाई ही कर लेती, उसने झुंझलाकर कहा। आया ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। मैं सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए आई हूँ, सफाई के लिए आप किसी और को रख लीजिए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। आर्यन बस उसे देखता ही रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। रिया वैसे तो बड़ी समझदार थी, वो चुपचाप खिलौनों से खेलती रहती थी, मगर इन दिनों वो भी कुछ उदास रहने लगी थी। एक दिन आर्यन उसे लेकर छत पर गया था, तभी नीचे लॉन में खड़ी बाणी पर उसकी नजर पड़ी। रिया उसे देखकर उत्साहित होकर जोर जोर से बाणी आंटी पुकारने लगी। आर्यन घबराकर उसे तुरंत वापस अंदर ले आया और सोफे पर बैठाकर डांटने लगा। कितनी बार कहा है किसी अनजान से बात नहीं करते। उसकी सख्त आवाज सुनकर रिया सहम गई और रोने लगी। वो उसे डांट डपट कर सुला तो चुका था, मगर वो अब भी सोते हुए हिचकियां भर रही थी। उसे यूं हिचकियां लेते देखकर आर्यन की आंखों में नमी सी आ गई, लेकिन वो जानता था कि अपने बच्चों को एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए उसे ये छोटी सी तकलीफ देना जरूरी है। उसके मन में अब भी यही धारणा थी कि बाणी भी वैसी ही होगी जैसे कि शारदा जी हैं। आर्यन का बचपन भी तकलीफों से भरा था। उसकी माँ तब गुजर गई थी जब वो सिर्फ 2 साल का था। फिर जब वो 8 साल का हुआ तो उसके पिता ने बताया कि वे दूसरी शादी करने जा रहे हैं। आर्यन बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर शारदा जी ने अगले ही दिन उसे डांट कर अलग कर दिया और साफ साफ कह दिया कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। उसके पिता, जो उस वक्त शारदा जी की मोहब्बत में पूरी तरह डूबे थे, बिना कुछ सोचे समझे आर्यन को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। उसने वहां पूरे 10 साल गुजारे। वो बहुत समझदार और होशियार छात्र था, मगर धीरे धीरे अकेलापन उसका साथी बन गया। जब कभी छुट्टियों में वो घर आता तो देखता कि शारदा जी अपने बेटे सम्राट पर कितना प्यार लुटाती हैं, जिससे उसके दिल में एक टीस उठती। उसका मन करता कि वो भी माँ कहकर गले लग जाए, मगर शारदा का सख्त और बेरहम स्वभाव उसे हमेशा रोक देता था। वो उससे खुलकर नफरत करती थी और ये बात छिपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। उसके पिता
कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करते, मगर शारदा जी के ताने और गुस्से के आगे वो भी चुप रह जाते। आखिर आर्यन पढ़ाई के बहाने लंदन चला गया। वहां उसने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया और जब वापस लौटा तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मगर वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका, क्योंकि वो लड़की आर्यन से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ उसके पैसे से मतलब रखती थी। मगर कुछ समय के बाद ही आर्यन को एहसास हो गया कि उस घर में सिर्फ शारदा जी का ही राज चलता है और वो खुद वहां पर एक मेहमान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसकी कोई अहमियत नहीं थी। इसीलिए उसकी पत्नी ने भी एक बहाना बनाकर उसे छोड़ दिया। उसके बाद आर्यन ने ठान लिया कि अब वो कभी किसी औरत को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में वाणी आई और एक बार फिर उसे लगा जैसे उसकी सूखी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए हों। मगर किस्मत ने फिर से उसे धोखा दिया। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द और धोखे ही लिखे हैं। वो अपने अतीत की यादों में खोया हुआ खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर की घुटन को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर नीचे पोर्च में गई तो उसने देखा सम्राट अपनी कार में वाणी के साथ कहीं जा रहा था। आर्यन चौंक गया। वो झट से नीचे आया, नौकर को बच्चों के पास भेजा और खुद दोनों के पीछे निकल पड़ा। उसने देखा कि सम्राट की गाड़ी एक क्लब के सामने जाकर रुकी है। आर्यन ने भी अपनी कार वहीं पार्क की और अंदर जाने से पहले एक मास्क उठाया, क्योंकि वहां मास्क पार्टी चल रही थी। उसने मास्क लगाकर अंदर कदम रखा और भीड़ के बीच उसकी नजर सिर्फ वाणी को खोज रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उसे देख लिया। वो एक भारतीय पोशाक में थी और मुस्कुरा रही थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक साइड में जाकर खड़ा हो गया और उन दोनों पर नजर रखता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सम्राट वाणी का हाथ पकड़कर ऊपर की सीढ़ियों की ओर जा रहा है। आर्यन बिना वक्त गवाए तेजी से उनके पीछे भागा, मगर जब तक वो कॉरिडोर तक पहुंचा दोनों गायब हो चुके थे। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा और मन ही मन बुदबुदाया, सम्राट, अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त वो ये भी भूल गया था कि वाणी तो सम्राट की मंगेतर है। उसे बस इतना याद था कि वो लड़की सम्राट जैसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं हो सकती। कुछ देर बाद उसे कमरे से एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुला। वाणी घबराई हुई बदहवास सी हालत में भागती हुई बाहर निकली और आर्यन से जोर से टकरा गई। पीछे से सम्राट भी नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। अरे आर्यन, ये मेरी होने वाली बीवी है, सम्राट ने लड़खड़ाते हुए कहा ही था कि आर्यन का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक झटके में वाणी को अपने पीछे किया और जोर से सम्राट की नाक पर मुक्का जड़ दिया। सम्राट लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चलो यहाँ से, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा और जल्दी से वाणी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले गया। बाहर आकर उसने मास्क उतारा और फिर गुस्से में वाणी के कंधों को कसकर पकड़ लिया। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज है नहीं क्या? सम्राट के साथ आधी रात को क्लब में घूमने आती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। वाणी सहम गई, आंखों में आंसू भर आए और वो सिसकते हुए बोली, मैं बेशर्म नहीं हूँ। मुझे शारदा जी ने भेजा था। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, पर उन्होंने जबरदस्ती कहा कि तुम्हारी और सम्राट की शादी होने वाली है, थोड़ा वक्त तुम लोगों को साथ में बिताना चाहिए। उन्होंने ही मुझे मजबूर किया और सम्राट ने भी कहा था कि बस लंच करेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे यहाँ पर ले आया। अगर आज आप नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। उसकी आवाज कांप रही थी, हिचकियों के बीच टूट रही थी। आर्यन ने गुस्से में गहरी सांस ली, फिर ठंडी आवाज में बोला, खैर करो कि मैं टेरेस पर था और तुम्हें जाते हुए देख लिया। मैं इस नीच इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है, और तुम जैसी लड़कियां जरा सा किसी अमीर जादे को देखकर ही पीछे भागने लगती हो। उसकी बात सुनकर वाणी का चेहरा और भी बुझ गया। वो नापसंदगी भरे लहजे में बोली, आप सोचते हैं कि खुद कुछ भी बोलेंगे और मैं बस सुनती रहूंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने पहले ही कह दिया है ना,
तो मैं किसी अमीर लड़के के पीछे पड़ी हूँ और ना ही मैंने आपको या आपके भाई को फंसाने की कोशिश की है। वो गुस्से में बोली तो सामने खड़े आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह सच में? जितनी मासूम तुम दिखती हो उतनी हो नहीं। आखिर शारदा जी की जानने वाली हो, कुछ तो प्लान जरूर किया होगा तुमने। वैसे तुम्हारी शादी की बात जो चल रही है उसे लेकर एक बात बता दूं, सम्राट तो पहले से ही किसी लड़की के साथ रिश्ते में है, तो बेहतर होगा कि तुम इस रिश्ते को मानो ही मत। बाणी ने भौंए चढ़ाकर कहा, ये फैसला करने का हक मुझे नहीं है। हमारे घर में बेटियां खुद नहीं, माँ बाप ही फैसला करते हैं। माँ ने शारदा जी से बात की थी और उन्होंने हाँ बोल दी तो बस रिश्ता पक्का हो गया। वो धीरे से बोली तो आर्यन झल्लाकर बोला, तो अपनी माँ को बताओ कि सम्राट कैसा आदमी है। बाणी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बिल्कुल बताऊंगी। आज जो उसने मेरे साथ किया है वो सब बताऊंगी। उसने गुस्से में आंसू पोंछे और गाड़ी का दरवाजा खोलकर झटके से आगे की सीट पर बैठ गई। आर्यन ने सिर झटकते हुए गाड़ी स्टार्ट की और बोला, मुझसे डर नहीं लगता तुम्हें? आखिर मैं भी तो मर्द हूँ, मेरी नीयत का क्या भरोसा। बाणी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहा, औरत को अक्सर पहली मुलाकात में ही आदमी की नीयत का अंदाजा हो जाता है। औरत के अंदर एक अतिरिक्त एहसास होता है जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। मर्द की नजरों में क्या है वो पहचान जाती है। आपकी नजरों में मैंने अपने लिए सिर्फ इज्जत देखी है, इसीलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। लेकिन सम्राट की नजरों में तो मुझे हमेशा से ही गंदगी नजर आती है। वो नम लहजे में बोली, ओह रियली? जब तुम्हें उसकी गंदगी का अंदाजा हो गया था तो फिर बात मानने की जरूरत ही क्या थी? साफ साफ इनकार नहीं कर सकती थी। वो मुंह बनाकर बोला, मैंने बोला है ना, मैं मजबूर थी। और आपको क्या पता हम लड़कियां किस हद तक मजबूर होती हैं। कई बार हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता। खासकर वो लड़कियां जिनके पेरेंट्स पिछड़ी सोच के होते हैं, उनके सारे फैसले उनके माँ बाप ही लेना चाहते हैं। वो झुंझलाते हुए बोली, अजीब लोग हो तुम लोग भी। वो बड़बड़ाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब वो कुमार मेंशन पहुंचे तो बाणी जल्दी से गाड़ी से उतरी और अंदर की तरफ बढ़ गई। अगले दिन उसकी माँ उपासना उसकी सगाई के फंक्शन के लिए आ चुकी थी। माँ, मुझे सम्राट से शादी नहीं करनी, प्लीज आप ही सगाई रोक दीजिए, बाणी ने लगभग रोते हुए कहा। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारे कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और तुमसे पूछकर ही तो मैंने फैसला किया था। बाणी ने झुझलाकर कहा, पूछा कब था आपने? बस बताया था कि रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे नहीं पसंद वो आदमी, बहुत घटिया इंसान है वो। उसकी माँ ने सख्त लहजे में कहा, शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे बोलते हुए? तभी शारदा जी वहां आ गईं। उन्होंने सब सुन लिया था। वो बाणी से बोली, जो कुछ कल तुमने किया है उसके बारे में मैंने अभी तक उपासना को नहीं बताया है। उपासना, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने कल रात मेरे बेटे को क्लब में बुलाया और सम्राट के साथ मारपीट की। तुम्हारी बेटी जिस दिन से यहाँ आई है छुप छुप कर मेरे बेटे आर्यन से मिलती रही है। पता नहीं दोनों के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन मैंने सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा और बदले में ये सिला दे रही है मुझे। तुम्हारी बेटी खुद बदचलन है। शारदा के ये जहर भरे शब्द सुनकर उपासना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाणी सन्न रह गई थी, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये गलत है, मेरा आर्यन से कोई रिश्ता नहीं था। मैं सिर्फ उनके बच्चों के साथ वक्त बिताती थी। बस बस रहने दो तुम तो। शारदा ने बात काट दी, मेरी सहेली की बेटी हो ना, इसीलिए मैंने ये आंखें देखी बात भी निगल ली अपने बेटी के लिए। अब समझाओ अपनी बेटी को कि वो चुपचाप सगाई करे और फंक्शन के लिए तैयार हो जाए। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, ये मत हो कि कहीं ये मुझे बदनाम कर दे। शारदा ने सख्त लहजे में कहा। बाणी ने गुस्से और डर के बीच कहा, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी आपके बेटे से। उसका अफेयर किसी और से चल रहा है और आपको पता है उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उपासना ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। बाणी अपने गाल पर हाथ रखे अविश्वास से अपनी माँ को देखती रह गई। उपासना बोली, एक शब्द और मत बोलना, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। शारदा पहले ही मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में बता चुकी है। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें, किसी मर्द से अकेले में जाकर मिलने के? उपासना ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झिंझोड़ा।
बाणी हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ शारदा की बातों पर भरोसा कर रही है। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं उनसे नहीं मिलती थी। जब वो ऊपर वाले हिस्से में आते थे, मैं अपने कमरे में लौट आती थी। मैं तो सिर्फ उनके बच्चों के साथ वक्त बिताती थी। आपको पता है ना, मुझे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? वो अपनी सफाई में तड़प कर बोलती रही, लेकिन ना उसकी माँ ने सुनी और ना शारदा ने। दरवाजे के बाहर आर्यन खड़ा था। वो उनकी सारी बातें सुन चुका था। अब उसे उस लड़की पर तरस आने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि बाणी सच कह रही थी। वो सचमुच मजबूर थी। मगर उसे हैरानी हुई उपासना पर, जिन्होंने सबकी बात मान ली लेकिन अपनी ही बेटी की नहीं। आर्यन भारी मन से वहां से चला गया। उसने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब सगाई की जगह सीधी शादी तय हो चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी सच्ची लड़की को एक घटिया इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े। शादी वाले दिन आर्यन ने सम्राट की असलियत सबके सामने ला दी। सारे मेहमान सम्राट को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। कुमार साहब तक नजरें झुका चुके थे। शारदा का तो बस नहीं चल रहा था कि वहीं आर्यन को जान से मार दे। उपासना गुमसुम अपनी बेटी को देखती रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करती रही थी कि वो लड़का उसके लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी चालाक सहेली की बातों में आकर उसे अनसुना कर दिया। वो सहेली जो हमेशा से स्वार्थी रही थी। अगले दिन उपासना अपनी बेटी को लेकर वापस फैजाबाद जा रही थी। माँ बेटी ने अपना सामान उठाया और कुमार मैंसन से निकल आई। शारदा ने उन्हें ड्राइवर तक देने की भी जहमत नहीं उठाई। तभी आर्यन अपनी कार लेकर उनके पास आ गया और बोला, आइए आंटी, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। उपासना ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। उपासना ने कहा, प्लीज बेटा, आप रहने दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं। हम खुद चले जाएंगे। आर्यन ने शालीनता से कहा, नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। फिर वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर स्टेशन तक छोड़ आया और खुद वापस घर लौट आया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहां जैसे तूफान मचा हुआ था। शारदा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था और उनका बस एक ही कहना था, या तो इस आर्यन को इस घर से निकालो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। कुमार साहब बेबस से सोफे पर बैठे थे। शारदा गुस्से में बोली, आप करेंगे ये काम या मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। फिर सतीश जी ने गहरी सांस ली। माथा मलते हुए अपने बेटे आर्यन की तरफ देखा, जिस फैसले को करने में उन्होंने सालों लगा दिए थे। आज उसी फैसले को लेने में बस एक पल लगा। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तुम जा सकती हो इस घर से, मगर मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आर्यन की माँ की मेहनत की वजह से है। मैं तो बस उनकी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी था। ये घर, ये दौलत सब उनकी है। बाद में इसे बढ़ाने का काम पूरी लगन और मेहनत से आर्यन ने किया और उसी के नाते अब ये सब आर्यन का है। इस पर ना मेरा कोई हक है और ना तुम्हारे बच्चों का। तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को एक बार फिर घर से निकाला जाए। शारदा ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। सतीश जी आगे बोले, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चल दूंगा, अपने उसी पुराने घर में जहां से मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी। क्या ख्याल है तुम्हारा? उनके शांत मगर दृढ़ शब्द सुनकर शारदा जैसे पत्थर बन गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम मजाक कर रहे हो ना? इस सब में मेरे बेटे का भी हिस्सा है ना? शारदा ने उम्मीद भरी नजरों से सतीश जी की तरफ देखा। सतीश जी ने शांत लहजे में कहा, सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितनी मेरी मेहनत थी, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि 2 साल पहले मेरी पूरी कंपनी बंद हो गई थी। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उस कंपनी को फिर से खड़ा करने में सारा श्रेय आर्यन को जाता है। उसी की मेहनत और लगन ने सब कुछ दोबारा से बना दिया। अगर तुम्हें शक है तो तुम चाहो तो सारे पेपर चेक कर सकती हो। उसकी माँ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही ये सारी प्रॉपर्टी आर्यन के नाम पर कर दी थी। शायद वो मेरी कमजोर नीयत को समझ चुकी थी। मैंने सालों तक इस बात को छिपाए रखा, मगर यही सच है कि ये सारी जायदाद आर्यन की माँ शांति की थी और अब पूरी तरह से आर्यन की है। मेरे हिस्से में तो बस वो छोटा सा 5 मंजिल का घर है जो मेरे पिता ने छोड़ा था।
सतीश जी बोलते जा रहे थे और शारदा को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। वो अब तक जिस जायदाद को अपने बेटे सम्राट की समझती रही थी, उसमें सम्राट का तो कोई हिस्सा ही था ही नहीं। आर्यन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो ये सच्चाई पहले से जानता था। उसे उसके मैनेजर ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। वो अपने बड़ों की इज्जत के चलते चुप रहा। शारदा गुस्से से आग बबूला होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उनका बस नहीं चल रहा था कि आर्यन को ही कुछ कर दे। उन्होंने कई वकीलों से बात की, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी पर सम्राट का कोई हक नहीं है। शारदा का सिर चकराने लगा। वो जिस आर्यन को घर से निकालना चाहती थी, असल में वही इस घर का मालिक था। मगर अब शारदा को लग रहा था कि उनकी अपनी ही हुकूमत उनके हाथों से फिसल रही है। उसी वक्त आर्यन लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो सतीश जी ने उन्हें पुकार कर रोक लिया। उन्होंने अपनी सिगरेट बुझाई, फिर कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने आज तक तुम्हें वो हक नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। मैं डर गया था कि कहीं ये ऐशो आराम की जिंदगी मुझसे छिन न जाए। मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी थी और जब तुम्हारी माँ शांति ने मुझे अपनाया तो लगा जैसे कि किस्मत ही पलट गई। मगर जब वो इस दुनिया से चली गई तो मुझे डर लगने लगा कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए मैं ये सच छुपाता रहा। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। सतीश जी की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और नम लहजे में बोला, पापा प्लीज इस तरह मत कहिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। सतीश जी के चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया हो। बरसों के बाद वो अपने बेटे को दिल से लगा रहे थे और आर्यन के मन के सारे शिकवे, सारी शिकायतें उस पल में जैसे मिट गए थे। आर्यन वाकई बहुत नरम दिल था, सबको माफ करने का हुनर बहुत अच्छे से जानता था। कुछ पल बाद वो उनसे अलग हुआ तो सतीश जी ने अपनी आंखें पोंछी और बोले, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है और मुझे पता है कि ये फैसला तुम्हारी जिंदगी में बहुत असर डालेगा। आर्यन ने आदर से कहा, जी पापा बताइए, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। सतीश जी ने उसका हाथ थामा और बोले, मैंने तय किया है कि तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं और जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें समझेगी, तुम्हें संभालेगी और तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर देगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसला किया था क्योंकि मैं पहले से जानता था कि शारदा कैसी औरत है। सतीश जी की आवाज में पछतावा झलक रहा था और आर्यन की आंखों में अपने पिता के लिए सम्मान और स्नेह दोनों ही थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने सब कुछ नजरअंदाज करके शारदा को अपनी जिंदगी में शामिल किया, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ना कि तुम्हारी खातिर। सतीश जी ने भारी आवाज में कहा, मगर मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा अब अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं चाहता है और मुझे यकीन है कि वो लड़की उन बच्चों को माँ का सच्चा लगाव देगी। उनके लहजे में अपनापन और विश्वास दोनों ही थे। आर्यन बस चुपचाप उन्हें देखता रह गया। दिल में कई सारे ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। उसके जहन में सबसे पहले वाणी का चेहरा उभरा, मगर फिर उसे याद आया कि वो शारदा की जानने वाली है, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना मुमकिन ही नहीं था। उसने बस धीमे से सिर झुकाकर हाँ कह दिया। अगले दिन एक होटल में छोटी सी शादी की रस्म रखी गई थी। सब कुछ बहुत सादगी से हो रहा था। शादी के समय जब लड़की को लाया गया, आर्यन ने हैरानी से सतीश जी की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आर्यन कुछ बोले बिना चुपचाप बैठा रहा। उपासना बाणी को थामे हुए लाई और उसे आर्यन के पास बैठा दिया। बाणी के दोनों भाई और उसके नाना जी भी मौजूद थे, मगर शारदा ने साफ इनकार कर दिया था इस शादी में आने से। शायद उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि बाणी अब आर्यन की पत्नी बन रही है। आर्यन जानता था कि अब घर लौटने पर न जाने क्या तूफान खड़ा होगा। शादी की रस्म पूरी होने के बाद विदाई हुई और आर्यन बाणी को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में दोनों खामोश बैठे रहे। घर पहुंचकर उसने बाणी का हाथ थामा और अपने हिस्से वाले पोर्शन में ले आया। बच्चों के साथ नौकरानी थी। आर्यन और बाणी को एक साथ देखकर नौकरानी कुछ चौंकी, फिर जल्दी से नीचे चली गई। तभी छोटी रिया दौड़ती हुई आई और बाणी की टांगों से लिपट गई। बाणी झुककर उसे अपने सीने से लगा ली, उसके माथे और गाल पर प्यार किया। सतीश जी बस खामोशी से उसे देखते रहे। बाणी ने रिया को गोद में उठाया और कमरे में चली गई। उसने उसे बिस्तर पर बिठाकर सुलाया और छोटे से कबीर को भी
प्यार से थपक कर सुला दिया। जब दोनों बच्चे सो गए तो बाणी उठकर कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर बाद वो वापस लिविंग रूम में आई, जहां आर्यन सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। आपके लिए कॉफी बना दूं? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने नजर उठाई, उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद किया और उठकर उसके सामने आ गया। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी बहुत जरूरी हैं, आर्यन ने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा। अगर तुमने अपनी आंटी की तरह मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं अपने पिताजी की तरह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। वो ठंडी आवाज में बोला, मगर हर शब्द में चेतावनी थी। दूसरी बात, हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा। अगर कभी हुआ भी तो उसे लेकर ज्यादा गलतफहमी में मत रहना। मैं तुम्हारे पास केवल अपनी एक जरूरत पूरी करने आऊंगा, प्यार करने नहीं। मुझे झूठ और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुमने छल से मेरे बच्चों के करीब आने की कोशिश की थी और मैंने सिर्फ अपने बच्चों की खातिर ये शादी की है। तुम्हारी हैसियत मेरे लिए सिर्फ एक आया जितनी है। आर्यन के इन शब्दों ने बाणी का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों में दर्द की नमी चमक उठी और होंठ हल्के से कांप गए। एक पल को आर्यन का दिल भी डगमगाया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए नजरें फेर ली और बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। बाणी कुछ पल खामोश खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बच्चों के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने देखा रिया और कबीर दोनों सो रहे थे। उसने उनके ऊपर चादर उड़ाई, उनके माथे को प्यार से सहलाया और खुद चुपचाप बाहर आ गई। आर्यन भी अपने कमरे में पहुंचकर देर तक छत देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। एक हफ्ता बीत गया। इन दिनों में वाणी ने घर का पूरा माहौल बदल दिया था। जो हिस्सा पहले हमेशा वीरान और ठंडा लगता था, अब वहां बच्चों की हंसी खुशी की गूंज थी। आर्यन जब ऑफिस से लौटता तो उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती। साफ सुथरे हंसते हुए बच्चों को देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। जब तक वो बच्चों के साथ वक्त बिताता, वाणी किचन में व्यस्त रहती, उसके लिए खाना तैयार करती। फिर जब वो खाने में लग जाता तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। दोनों के बीच सीधी बातचीत बहुत कम होती थी। एक अजीब सी दूरी थी, लेकिन उस दूरी में भी एक सुकून था। आज आर्यन ने सोचा कि सबको नीचे साथ में खाना खाना चाहिए। जैसे ही वो बच्चों के साथ नीचे आया, शारदा ने उन्हें देखा तो बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी। जब से उन्हें पता चला था कि इस पूरी संपत्ति के असली वारिस आर्यन हैं, तब से उनकी जुबान तो मानो बंद ही हो गई थी। वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद आर्यन अपने पिताजी कुमार साहब के साथ स्टडी रूम में चले गए और फिर बाणी नौकरानी के साथ मिलकर बर्तन समेटने लगी। तभी शारदा ने उसे पुकारा। बहुत खुश होगी ना इतने बड़े घर की बहू बनकर? उसके लहजे में तीखापन था। बाणी ने उसकी तरफ देखा और फिर शांत स्वर में बोली, आप खुश नहीं है आंटी? आखिर मैं आपकी ही तो बहू हूँ। बेटा तो आपका ही है ना, क्योंकि आप इस घर में हैं। यही इस बात का सबूत है कि वो आपका बेटा है। जानती हैं, अगर उनकी जगह सम्राट होता ना तो अब तक शायद आपको इस घर से वो निकाल चुका होता। मगर आर्यन जी का बड़ा दिल है कि आपकी हर बात, हर तकलीफ, हर ताने को चुपचाप सहते रहे, कभी कुछ नहीं कहा। जिस दिन उन्हें पता चला कि ये पूरी जायदाद उनके ही नाम है, अगर वो चाहते तो उसी वक्त आपको यहाँ से निकाल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर आप हैं कि अब तक दिल में नफरत पाले बैठी हैं। कैसे कर लेती हैं इतनी नफरत? वो भावुक होकर बोली जा रही थी। आप तो मेरी आदर्श थीं, आखिर वो भी तो आपके ही पति के बेटे हैं। क्या आपको कुमार साहब से प्यार नहीं था? अगर सच में था तो उनके बेटे को अपना क्यों नहीं सकी? बाणी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में सच्चाई की गूंज थी। उसके शब्द सीधे शारदा के दिल में उतर गए। वो खामोश बैठी रह गई, जैसे कि किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो, जिसमें उनका असली चेहरा साफ नजर आ रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसमें नफरत, ईर्ष्या और अंधे अहंकार की परछाई थी, और उस आईने में उन्हें खुद से ज्यादा अपने कर्मों की असलियत दिखी। शारदा के अपने बेटे ने भी तो अब उनसे मुंह मोड़ लिया था। वाकई बाणी की बात सच थी। अगर आर्यन की जगह सम्राट होता तो शायद आज वो इस घर से बेघर हो चुकी होती। ये सब महज उनके दिमाग में एक पल के लिए आया और फिर अगले ही पल वो सब भूलकर ताने भरे लहजे में हंस पड़ी। मुझे किसी से प्यार करना नहीं आता और ना ही मैं किसी के लिए खुद को बदलती हूँ, और आर्यन जैसे इंसान को मैं अपना बेटा मान लूं,
जो मेरी सौतन का बेटा है। वो औरत भले मर गई हो, लेकिन मुझे कभी गवारा नहीं हुआ कि मैं अपनी सौतन के बेटे से अच्छा बर्ताव करूं। वो सख्त लहजे में बोली तो वाणी ने अफसोस से सिर हिला दिया। उसे एहसास हो गया कि शारदा शायद कभी नहीं बदलेगी। लिविंग रूम के दरवाजे के कोने में खड़े आर्यन ने सब सुन लिया। उसकी आंखें दर्द से भर आईं और एक खामोश आंसू उसके गालों से फिसलकर दाढ़ी में समा गया। वो तुरंत वहां से पलटा और अपने हिस्से के पोर्शन में चला गया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो उसने मुड़कर देखा। वाणी बच्चों को मुश्किल से संभालती हुई अंदर आ रही थी। छोटा कबीर उसकी गोद में ही सो गया था। आर्यन ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और जाकर बेड पर लिटा दिया। फिर बिना कुछ कहे बाहर निकलकर टेरेस पर चला गया। हवा में अजीब सी उदासी घुली थी। कुछ देर बाद वाणी वहां पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखा। आप ठीक हैं आर्यन जी? उसने पूछा तो आर्यन ने उसका हाथ हटाकर किनारे हो जाना चाहा। प्लीज आर्यन जी, क्या हुआ आपको? आप वहां से ऐसे क्यों चले आए? वो बेचैनी से बोली। तुम इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? आर्यन ने तीखे लहजे में कहा। वाणी ने शांत स्वर में जवाब दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ? मैं जैसी हूँ वैसे ही खुद को दिखा रही हूँ। लेकिन आप खुद को इतना कठोर क्यों बना रहे हैं? आप ऐसे नहीं हैं, मैं जानती हूँ। जब आप मुझे तकलीफ देते हैं तो उससे कहीं ज्यादा दर्द आपकी आंखों में उतरता है। क्या हम सब कुछ भुलाकर फिर से शुरू नहीं कर सकते? वो नम आवाज में बोली। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए धोखे के बाद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वाणी ने एक पल रुककर धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तब भी आप यकीन नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन के कदम जैसे थम गए। उसने मुड़कर अविश्वास से उसकी ओर देखा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। ये भी तुम्हारा कोई नया नाटक ही होगा, है ना? ऐसा नहीं है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वाणी बोली और उसके लब कांप उठे। आर्यन ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं कर सकता, क्योंकि जिन पर मैं भरोसा करता हूँ वो मेरा भरोसा तोड़ देते हैं। अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उसने उसका हाथ झटक दिया और अंदर की ओर चला गया। वाणी की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके गालों को भिगोने लगे। उसने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और चुपचाप अंदर चली गई। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था, मगर दोनों के बीच अब तक कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं बना था। वे एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अजनबियों की तरह थे। आज उपासना शहर से आई थी और नीचे शारदा के हिस्से में ही ठहरी हुई थी। वाणी भी इजाजत लेकर नीचे चली आई। कुछ देर बाद ही सम्राट कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, माँ मुझे पैसे चाहिए, 1 लाख, जरा जल्दी दीजिए, मुझे दोस्तों के साथ जाना है। सम्राट ने इतनी बदतमीजी से कहा कि कमरे की हवा ही तनी हुई लगने लगी। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरे पास तो अब कोई पैसे नहीं हैं। शारदा गुस्से से चिल्लाई। अरे कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए आज तक कुछ भी नहीं कर सकी? तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। सम्राट की आवाज और तेवर दोनों ही कड़वे थे। शारदा गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसने उनका हाथ पकड़कर जोर से धक्का दे दिया और शारदा जमीन की तरफ गिर ही रही थी कि तभी आर्यन अंदर आया और उन्हें पकड़ लिया। तुम्हारे अंदर थोड़ी अकल है क्या? अपनी माँ से ऐसे सलूक करते हो? शर्म नहीं आती? आर्यन ने गुस्से में चीखते हुए सम्राट के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सम्राट गुस्से में उसका गला पकड़कर चिल्लाया, शट अप, और मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्यन ने सख्ती से कहा, और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये 1 लाख क्यों मांग रहे हो। सम्राट का चेहरा पल भर के लिए थम गया। फिर उसने ठीक वैसे ही झुककर कहा जैसे हमेशा करता। क्या मतलब? आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम जुआ खेलते हुए 10 लाख हार गए हो ना, और तुमने जेवर बेचकर भी कुछ पैसे जुटाए थे। अब बचा 1 लाख, इसीलिए तुम मांग रहे हो। कमरे में खामोशी छा गई। सम्राट का सर झुक गया। उसकी आंखों में कुछ चिंता और शर्म का मिला जुला रंग था, पर फिर उसने गिड़गिड़ाकर नहीं कहा। आर्यन ने एक पल उसे घूर कर देखा और फिर बोला, फिक्र मत करो, इस बार मैंने ये सब देख लिया है, पर इस घर में ऐसे गंदे खेल नहीं चलने दूंगा। जिसके रुपए तुम्हें देने थे ना, उसे मैं देकर आया हूँ, और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत दोबारा की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगा।
आर्यन ने गुस्से में कहा तो सम्राट बड़बड़ाते हुए शारदा को भला बुरा कहते हुए वहां से चला गया। शारदा तो बेजान की तरह बैठी रह गई। आप ठीक है माँ? आर्यन जमीन पर बैठते हुए उनके घुटनों पर हाथ रखकर बोला। शारदा ने भरे मन से उसे देखा। वो लड़का जिसे आज तक उन्होंने अपना बेटा मानने से इनकार किया था, वही आज उनके लिए खड़ा था। उनकी इज्जत वैसे कर रहा था जैसे सगी माँ की जाती है। शारदा खुद को रोक न सकी। उन्होंने आर्यन के हाथ थामकर उन पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बेटा, शारदा ने रोते हुए कहा। ऐसा मत कहिए माँ, माँ बेटों से माफी नहीं मांगती। आर्यन ने उनका चेहरा पकड़कर आंसू पोंछते हुए कहा तो शारदा उसके सीने से लिपटकर और ज्यादा रो पड़ी। बार बार वही एक बात, मुझे माफ कर दो बेटा। उपासना और वाणी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया। फिर सब लोग देर रात तक वहां बैठे बातें करते रहे और उसके बाद ऊपर अपने कमरे में चले गए। 2 दिन और बीत गए। वाणी अब ज्यादातर नीचे ही रहती थी, सिर्फ रात को ऊपर आती क्योंकि शारदा को सम्राट की याद आती थी और वो रोने लगती थी। आखिरकार बेटा था वो उनका, चाहे जैसा भी था। आर्यन का बर्ताव अब काफी बदल चुका था। अब वो पहले की तरह ताने नहीं मारता था, ना ही सख्ती से बात करता। उसके लहजे में एक अपनापन आने लगा था। वाणी ने भी महसूस किया कि आर्यन की निगाहें अब कुछ कहने लगी हैं। आज तो आर्यन का दिल जैसे खुद ब खुद वाणी की तरफ खिंचा चला जा रहा था। उसका सदा हुआ अंदाज, उसका स्नेह भरा व्यवहार, आज आर्यन का मन बहक उठा था। पहली बार उसका मन हुआ कि वो खुद उसके करीब चला जाए। आज पहली बार उनके बीच कोई गलतफहमी या दूरी महसूस नहीं हो रही थी। बस उस पल कुछ सुकून था, जैसे अपने रिश्ते की असली अहमियत समझ में आ रही हो। सामने बिस्तर पर लेटी वाणी थी वही जो अब उसकी अपनी थी, उसकी जीवन संगिनी, जिसके साथ उसका जीवन साथी वाला रिश्ता जुड़ा था। आर्यन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दोनों तरफ बच्चे सोए हुए थे। उसने धीरे से बेटी को उठाकर दूसरी ओर लिटाया और खुद वाणी के पास बैठ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। बालों से हल्की सी खुशबू आ रही थी। आर्यन का मन आज अजीब सी बेचैनी से भर गया था। उसने आंखें मूंदकर खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कनें मानो कुछ और ही कह रही थीं। वो वाणी को बस यूं ही देखता रहा। उसके चेहरे पर, उसकी सांसों में उसे अपनी दुनिया नजर आ रही थी। इतने बरसों में पहली बार उसने अपने दिल को इतना करीब महसूस किया। वाणी ने करवट ली। उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि आर्यन उसके पास बैठा उसे निहार रहा था। वो एक पल को जैसे ठिठक गई, कुछ कह न सकी। बस उसकी धड़कनें तेज हो गईं और आंखों में अनकही झिझक तैर गई। उसने आर्यन के कंधे पर हल्के से हाथ रखा, मानो कहना चाह रही हो, इतना पास मत आओ, मैं समझ नहीं पा रही। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, डरिए मत वाणी, मैं बस आपकी थकान उतार देना चाहता था। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर गई, लेकिन उस खामोशी में पहली बार एक सुकून था, एक अपनापन जो उनके रिश्ते को सही मायने में जोड़ गया था। वाणी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, मगर वो उसके सामने कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों में झिझक थी, डर था, पर उस डर के पीछे कहीं एक अपनापन भी झलक रहा था। आर्यन की आंखों में दर्द था, जैसे वो कुछ खोया हुआ पा लेना चाहता हो। उसने धीरे से कहा, शायद तुम्हें मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, आज अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा। वाणी कुछ पल उसे देखती रही। उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, बस बेबसी थी। उसने नजरें झुका ली और उस पल जैसे उनके बीच की सारी दीवारें टूटने लगी। लंबे समय से जो दूरियां थीं वो मिटने लगी। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और दोनों के बीच एक गहरी खामोशी उतर आई। वो खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह रही थी। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बहुत कुछ कह दिया गया। महीनों की शिकायतें जैसे पिघल गईं और दोनों के दिलों में एक नया सुकून उतर आया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिश्ते में अब नफरत नहीं बल्कि समझ और अपनापन और प्यार बचा है। दोनों के दिलों में एक सुकून भरा सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ अपनेपन की धड़कन गूंज रही थी। अगर आर्यन उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो फिर 2 कदम वाणी खुद उसकी ओर बढ़ेगी। आज वो उसकी तरफ ध्यान देकर उसे प्यार से देख रहा था, उस रिश्ते को समझ रहा था, तो फिर वो लड़की क्यों उसे खुद से दूर करती। आर्यन की नजदीकी पर वो खुश थी, बहुत खुश थी कि उसका पति उसे अपना रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ वाणी, पहली नजर में ही तुम मेरे दिल में उतर गई थी। वो मोहब्बत जिसकी तलाश मुझे हमेशा रही, वो मुझे तुम में मिली
उसके लहजे में सच्चाई थी, अपनापन था। तुमने मुझे पहली बार बेकरार कर दिया था और तब से मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, मगर कुछ गलतफहमियां बीच में आ गईं। आज वो सब मिट चुकी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए सबसे बेहतर हो। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, और अपने गलत व्यवहार के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। वो धीरे धीरे उसके कानों में कह रहा था। वाणी भावुक होकर उसके गले से लग गई। आर्यन ने धीरे से कहा, मेरी तरफ देखो वाणी, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह अपना लूं? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर झुका दिया और उस पल उनकी आंखों की खामोशी ही उनका इकरार बन गई। अब उनके बीच कोई दीवार बाकी नहीं रही थी। उनके रिश्ते में अब सुकून था, अपनापन था और एक नई शुरुआत की महक थी। कुछ ही देर में दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। उनके बीच अब समझदारी और भरोसे का रिश्ता था। आर्यन अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा और वाणी अब पहले के जैसी डरपोक नहीं रही। दोनों के बीच अब एक गहरा लगाव था जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। सम्राट को आर्यन खुद ढूंढ कर लाया था। वो अपने दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़ गया था और इसी वजह से कई दिनों से जेल में बंद था। आर्यन ने काफी मेहनत से उसे बाहर निकलवाया और सम्राट अब पहले से कुछ समझदार हो गया था, मगर फिर भी आर्यन के मन में एक झिझक थी। उसे लगता था कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि उसने कभी वाणी के साथ गलत बर्ताव किया था। भले ही वो उनकी शादी से पहले की बात थी, लेकिन आर्यन के लिए ये बात अब भी बर्दाश्त के बाहर थी। उसे लगता था कि गलती माफ की जा सकती है, लेकिन भरोसा दोबारा आसानी से नहीं बनता, और इसीलिए आर्यन ने उसे अपने एक दोस्त की निगरानी में लंदन भेजने का फैसला किया था, और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ समय बाद आर्यन ने वहां उसका कारोबार शुरू करवा दिया था और सम्राट ने दिल से अपनी गलती मानते हुए आर्यन और वाणी दोनों से माफी मांगी थी। दोनों ने उसे माफ भी कर दिया था, मगर इसके बावजूद आर्यन ने साफ कह दिया था कि अब वो इस घर में वापस नहीं आएगा। इसीलिए कुछ ही समय बाद शारदा जी भी लंदन में शिफ्ट हो गईं ताकि सम्राट के साथ रह सकें। कुमार हाउस की रौनकें अब कुछ फीकी पड़ चुकी थीं। कभी आर्यन भारत में होते तो कभी लंदन चले जाते। इधर आर्यन और वाणी अब अपने आने वाले नन्हे मेहमान के इंतजार में दिन गिन रहे थे। बहुत जल्द उनका परिवार और बढ़ने वाला था। घर में नई खुशियों की आहट थी और छोटी रिया तो अपने आने वाले भाई या बहन के लिए इतनी उत्साहित थी कि दिन भर उसी की बातें करती रहती। पूरे घर में अब सुकून और प्यार और एक नई शुरुआत की खुशबू फैली हुई थी। आर्यन ने वाणी की माँ उपासना को भी यहीं बुला लिया था, क्योंकि वो वहां अकेली थी और वाणी को भी देख रेख के लिए कोई चाहिए था। आर्यन ने उपासना से कहा कि अब वो हमेशा यहीं रहें उनके साथ। वो नहीं चाहता था कि वाणी के होते हुए वो अकेले अपनी जिंदगी गुजारें। आर्यन की अधूरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी और मोहब्बत से भर चुकी थी। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें, और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।